हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं अपने सारे मित्रों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सब्सक्राइब किया और चैनल को सपोर्ट किया और मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन देते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप मुझे अपने सजेशन सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा टॉपिक लाने का प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई टू गुड कंटेंट फॉर यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर्षण क्या है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप फिगर को ध्यान से देखिए दोस्तों। घर्षण वह गुण है जिसके कारण दो रुक्ष पिंड, रुक्ष का मतलब दोस्तों रफ पिंड, जिसमें हम अपने भाषा में कहें तो खुरदुरा। दोस्तों, कोई भी वस्तु पूर्णतः चिकनी नहीं होती, कुछ न कुछ रफ जरूर होगा। तो दोस्तों, जो दो रफ पिंडों के संपर्क सतहों के बीच एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो एक पिंड का दूसरे पिंड पर फिसलने का विरोध करता है या फिसलने से रोकने की प्रवृत्ति करता है। ऐसे बल को हम दोस्तों घर्षण बल कहते हैं और जो इनके बीच जो कारण होता है उसे हम घर्षण कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमेशा गति के अगर गति इस साइड में है तो हमेशा फ्रिक्शन बल इसके अपोजिट लगेगा। यहाँ पे हमने दिखाया है खुरदुरापन कैसे सूक्ष्म रूप से प्रक्षेप होते हुए कणों का कड़ीबद्ध तरीके से हमने यहाँ दिखाया है। दोस्तों, इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे यह इस पेड़ पर किस कारण से चढ़ने में सफल हो रही है। दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है कि घर्षण के कारण ही। अगर यहाँ पे घर्षण नहीं होता तो यह स्लिप कर जाती, अर्थात इसके हाथ और ये जो पेड़ है इसके बीच में घर्षण के कारण से ही यह ऊपर की तरफ बढ़ने में सफल हो रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं माइक्रो विधि से कि किस प्रकार एक पहिया एक पथ पर आगे की तरफ बढ़ रहा है। बट दोस्तों, जूम करने पे आप देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है। इसके खुरदुरे जो पन है वो हमेशा इसको रोकने का प्रयास करेंगे या तो गति को कम करने का प्रयास करेंगे। गति देखिए पहिए का आगे की तरफ है तो जस्ट इसके अपोजिट में ही फ्रिक्शन बल कार्य करेगा। दोस्तों, अगर फ्रिक्शन बल ना हो तो हम चल नहीं सकते। हम जब चलते हैं दोस्तों तो हमारे पैर और पृथ्वी के सतह के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है जिसके कारण हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पे दिखाया है दोस्तों एक पिंड है और यह समतल है। अगर घर्षण F का मान इस डायरेक्शन में होगा तो घर्षण बल का मान इसके जस्ट अपोजिट होगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज ए टाइप ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों, फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल तथा इंटरनल। किसी भी बॉडी के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसे इंटरनल कहते हैं तथा जो बॉडी के बाहर से कार्य करेगा उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन दोस्तों दो तरह के होते हैं, काइनेमेटिक तथा स्टैटिक। अब दोस्तों, काइनेमेटिक को भी दो भागों में बांटा गया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तथा रोलिंग फ्रिक्शन। आइए दोस्तों, हम इन पर बारी बारी से बात करेंगे। दोस्तों, अभी जैसा कि हमने बताया कि एक्सटर्नल फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन तथा काइनेटिक फ्रिक्शन। इन तीन फिगर को दोस्तों ध्यान से देखिए।
एक बॉडी एक समतल पर रखी हुई है। अगर इस पर हम कोई फोर्स, हल्का सा फोर्स लगाते हैं और यह पिंड अगर गति नहीं करती है, यह बॉडी मोशन में नहीं आती है, तो जो इनके बीच फ्रिक्शन होगा उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों स्लाइडिंग मोशन तथा रोलिंग मोशन, अर्थात इनके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन तथा रोलिंग फ्रिक्शन कार्य करेगा। यह दोनों दोस्तों काइनेटिक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इस पिंड का जो ग्रेविटी होगा हमेशा नीचे की तरफ होगा तथा नॉर्मल फोर्स इसके जस्ट अपोजिट होगा। आप देख रहे हैं कि अगर मोशन इस साइड में होगा तो फ्रिक्शन हमेशा इसके अपोजिट साइड में होगा। आइए दोस्तों हम बात करते हैं पहले स्टैटिक फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। दोस्तों एक सोफा सेट एक पृथ्वी पर रखा हुआ है, तो इस सतह की, इस पृथ्वी की सतह तथा यह सेल्फ वेट के कारण से जो बल इस पे कार्य करेगा वो स्थैतिक अर्थात स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। हम अगर हल्का सा बल भी लगाएं तो यह मोशन नहीं करेगा। यहाँ पे एक फिगर एनिमेशन फिगर दिखाया गया दोस्तों। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट बिजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। किसी वस्तु को हम बल देते हैं या हम किसी दीवार पर अगर बल दें तो यह जो बल होगा स्टैटिक कहलाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसे मोशन हो रहा है। पृथ्वी और हमारे पैरों के बीच में घर्षण के कारण से ही हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इफ हमारा मोशन अगर आगे की तरफ है तो घर्षण बल हमेशा पीछे की तरफ कार्य करेगा। दोस्तों घर्षण बल क्या है एक बार फिर से हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोपिक मॉडल के द्वारा हम यहाँ पे समझाते हैं कि घर्षण बल क्या है। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है या फिसलता है तो दोनों के संपर्क तल में एक स्पर्श रेखी बल अर्थात टेंजेंशियल फोर्स कार्य करता है, जो पिंडों के सापेक्ष या इसकी संभावना का विरोध करता है। यह विरोध बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल का जो सूत्र होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये F इक्वल टू म्यू आर, जहाँ पे म्यू क्या है दोस्तों घर्षण गुणांक। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये खुरदुरा तल है तथा एक बॉक्स इस पे चलते हुए कैसे आगे की तरफ रुक जाता है। नीचे इस पिंड का भार W कार्य करेगा ऑलवेज हमेशा कभी भी, तथा इसका प्रतिक्रिया जस्ट इसके अपोजिट कार्य करेगा। अगर इस पिंड को प्रयास बल जो F आगे की तरफ है तो इसका फ्रिक्शन म्यू आर पीछे की तरफ कार्य करेगा। इसका नॉर्मल जो फोर्स है दोस्तों वेट नीचे की तरफ जस्ट इसके बराबर ही होगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि सीमांत घर्षण क्या होता है या चरण घर्षण क्या होते हैं। चरम घर्षण के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दौरान अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों। संपर्क में रखे दो पिंडों के बीच जब सापेक्ष गति होने वाली होती है तो इस स्थिति में उत्पन्न घर्षण के बल के अधिकतम मान को चरम घर्षण या सीमांत घर्षण कहते हैं। दोस्तों सपोर्ट करिए, जैसे ये यहाँ पे एक एंट चींटी है और इस बॉक्स को धक्का देती है। पहले ये स्टार्ट में धक्का देती है तो ये बॉक्स आगे नहीं बढ़ता है। कहाँ तक दोस्तों? यहाँ तक। इतना फोर्स देने के बाद ग्राफ में देखिए दोस्तों, इतना फोर्स देने के बाद आगे बॉक्स जो होता है नहीं बढ़ता है, और जैसे ही थोड़ा सा बल का मान बढ़ाते हैं ये बॉक्स गति करने लगता है। तो दोस्तों ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक गति नहीं करता है और जस्ट गति करने वाला हो
उसी को हम चरम घर्षण कहते हैं। जैसे ही वस्तु चलने की अवस्था में हो, उस आखिरी बल को हम चरम घर्षण कहते हैं। आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं कैसे जस्ट इसके बाद ही यहाँ से मोशन हमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि गतिकीय घर्षण क्या होता है। गतिकीय घर्षण दोस्तों जब एक पिंड संपर्क में आने पर दूसरे पिंड के साथ सापेक्ष गति में होता है तो दोनों के संपर्क तल पर गति के विरोध में उत्पन्न हुए घर्षण को गतिकीय घर्षण कहते हैं। जब दो पिंड दोस्तों गति की अवस्था में हो, सापेक्ष गति कर रहे हो, तो उनके बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसे ही डायनामिकल फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि हमने बताया यह दो टाइप के होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तथा रोलिंग फ्रिक्शन। पहले दिखाते हैं दोस्तों, पहले फिगर में हम देखते हैं कि ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कैसे थोड़ा बल लगाने के बाद यह बॉक्स स्लाइड करने लगता है। तथा दूसरा दोस्तों है रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे एक गेंद दिखाया गया है, कैसे ये रोलिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों इसमें स्लाइडिंग नहीं होता, ये रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है एक सतह पे, इसे ही हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के दोस्तों कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पे एक बल लगाया जा रहा है और वस्तु मोशन में नहीं है, तो इस अवस्था में जो हमें फोर्स या घर्षण प्राप्त होता है, फ्रिक्शन प्राप्त होता है, इसे ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब पुश और फ्रिक्शन का मान बराबर होगा दोस्तों, तो ये पिंड स्थिर अवस्था में होगी। बट जैसे ही हमारे फोर्स का मान बढ़ता है, यह मोशन करने लगता है तथा ये देखिए बॉक्स स्लाइडिंग मोशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अर्थात यहाँ पे एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन का आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं दोस्तों, जैसे घर्षण गुणांक क्या होता है। अगर सीधी तरीके से बात किया जाए दोस्तों, तो घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को ही घर्षण गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अगर नोट करना हो दोस्तों तो आप नोट कर सकते हैं कि सीमांत संतुलन की स्थिति में उत्पन्न अधिकतम घर्षण भी सीमांत घर्षण होता है। इस स्थिति में F इक्वल टू म्यू r होता है। इस घर्षण बल F तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। इसे म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आप फ्रिक्शन का जो घर्षण बल का जो फार्मूला है दोस्तों, F इक्वल टू म्यू r, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा, वहीं से हम मान निकाल सकते हैं म्यू इक्वल टू F अपॉन R। साधारणतः दोस्तों म्यू का अधिकतम मान जो होता है 1 होता है, अर्थात इसका मान 0 और 1 के बीच में होता है। पूर्ण चिकने तलों के लिए म्यू का मान 0 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं इसको। इसका मान जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। दोस्तों अगला है घर्षण कोण क्या होता है। दोस्तों हम पहले फिगर पे आते हैं। जैसा कि हमने बताया नीचे की तरफ भार W कार्य करेगा और जस्ट इसके विपरीत प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया R कार्य करता है। अभिलंब प्रतिक्रिया तथा चरम घर्षण बल म्यू R का जो परिणामी होता है दोस्तों, परिणामी बल इसके मध्य में होगा। तो परिणामी बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच में जो एंगल बनता है लैम्डा, इसे ही हम कहते हैं घर्षण कोण। आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि सीमांत संतुलन की अवस्था में दो संपर्क सतहों के बीच कार्य करने वाले चरम घर्षण बल को म्यू r तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R के परिणामी बल यश द्वारा
अभिलंब प्रतिक्रिया आर की दिशा में बनाए जाने वाले कोण को ही घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा या फाई से भी निरूपित करते हैं। दोस्तों कुछ पदार्थों का हमने यहाँ पे घर्षण गुणांक दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर इस्पात पर इस्पात मोशन करे तो उनके बीच जो म्यू का मान होगा वो 0.4 से 0.8 तक होगा। ढलवा लोहा अर्थात कास्ट आयरन का कास्ट आयरन के बीच जो होता है वो दोस्तों 0.3 से 0.4 तक होता है। लकड़ी तथा धातु के बीच में दोस्तों 0.2 से 0.6 होता है। लकड़ी से लकड़ी के बीच में 0.2 से 0.5 तक होता है। कांच तथा धातु के बीच में 0.1 से 0.2 तक होता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा दोस्तों कि म्यू का मान 0 से लेके 1 के बीच में होता है। आप यहाँ पे सारे मान को देख सकते हैं कि सारे मान का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में